इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के साबिक वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला डॉक्टर शकील अहमद साहब। शकील साहब, पहले तो ये बताएं कि ईडी आपको लगता है कि बाज़ाब्ता कांग्रेस के पीछे पड़ गई? देखिए, ईडी कोई हैसियत नहीं है ईडी की। ये मोदी जी पीछे पड़े। किसी के बारे में कहा जाता था कि वो हाथ धो के उसे पीछे पड़ गए हैं। मोदी जी नहा धो के कांग्रेस को उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, मगर उसमें उनके ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अभी मध्य प्रदेश के पंचायत के और कॉरपोरेशन के रिजल्ट आ रहे हैं। बीजेपी लगातार हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। तो देखिए, ये सब जो ईडी का मामला है, ये सिर्फ आज की तारीख में बेरोजगारी में इस देश में सबसे ज्यादा है। किसानों की आमदनी 14 सालों में सबसे नीचे है। उसके अलावा महंगाई कहाँ है आप जान रहे हैं। और ये भी तब जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मनमोहन सिंह जी के वक्त में $140 प्रति बैरल चली गई थी। तब पेट्रोल 70 रुपये मिल रहा था, डीजल 55 रुपये मिल रहा था। आज की तारीख में जब कच्चे तेल का दाम कम है तो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, डीजल लगभग 100 पहुंचने वाला है। तो ये इसलिए करप्शन है। अदानी जी को मोदी जी सारा हिंदुस्तान लिखे जा रहे हैं। अक्सर पूछा जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेसी ने कहा कि जो मोदी जी बेच रहे हैं वही 70 साल में कांग्रेस ने किया था। तो अदानी जी के पास सारा पैसा चला जा रहा है, सारा कोयला का मामला चला जा रहा है, और भी मामले हैं। तो इन सब पर हम चर्चा नहीं करें, अवाम चर्चा नहीं करे तो उनका करप्शन पकड़ा जाएगा, उनका भ्रष्टाचार मोदी जी का पकड़ा जाएगा, उनके निकम्मेपड़ी जो नाअहली है जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है वो पकड़ा जाएगा। इस पे चर्चा ना हो तो देखिएगा कि मेन लाइन जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, मैं तो मोदी मीडिया कहता हूँ कि मोदी जी की जो मीडिया है ये उस पर चर्चा नहीं करेगी। 70 साल में, जैसे भी आपने कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस ने जो सजोया है उसको मोदी जी बेच रहे हैं। आपके हिसाब से 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, अब क्या चीज़ ऐसी बची हुई है जिस पे मोदी जी की नज़र होनी चाहिए? देखिए, आपको सुन के अफसोस लगेगा, 27 करोड़ लोग, एक है हम लोगों के यहाँ की गरीबी की रेखा है कि उस लकीर के नीचे जिनकी आमदनी कम है वो गरीब में आते हैं, और उससे ऊपर जो कम है वो औसत वाली आमदनी के क्लास में आते हैं। 27 करोड़ लोग गरीबी की लाइन से ऊपर उठ के आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार। मुझको होना चाहिए कि उस 27 करोड़ में से 23 करोड़ लोग फिर चले गए गरीबी रेखा के नीचे। तो जाहिर है कि सरकार का काम क्या होता है कि वो ऐसे काम करे कि जिससे लोगों की मेयार जिंदगी ऊपर उठ सके। यही सरकारों का काम है ना। तहफ़्फ़ुज़ है लोगों का, आपसी भाईचारे की बात कीजिए, सब उल्टा कर रहे हैं लोग। जो मध्य वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीबी में जा रहे हैं, जो गरीब में थे वो और पीछे चले जा रहे हैं। नफरत फैलाई जा रही है और सरकार नफरत फैलाती है। सरकार तो घर की गार्जियन की तरह है ना कि सरकार सबको मिला के घर के लोगों को चले, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वही एक घर के एक आदमी को दूसरे आदमी से ले। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान की मोदी सरकार को लंका से सबक सीखना चाहिए। आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है यही 4 साल पहले लंका में हो रहा था। वहां लगभग 11% हमारे समाज के लोग हैं, उनको तंग किया जा रहा था। वहां 9.7 यानी लगभग 10% मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको तंग किया जा रहा था। 70% वहां बौद्ध समाज के लोग हैं, 75% सिन्हालीज हैं। तो उनको तंग करने के लिए बौद्ध समाज की तरफ से सरकार, वही राजपक्षे परिवार, और देखिए क्या ये है कि जब वो मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैला के और जब सब लोग मिल के उनके खिलाफ हो गए, उनको भागना पड़ा, तो पहली जान बचाई उनको मुस्लिम मुल्क मालदीव ने ही भागना पड़ा राजपक्षे को, जो राष्ट्रपति जो सदर थे वहाँ के। तो
जो हो रहा था श्रीलंका में 4 साल पहले, वही आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को, अवाम को भी, कि ऐसी सरकार को, उसी सरकार को चुना था वहां के लोगों ने, और ऐसा किया कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ छुपे हैं लोगों को नहीं मालूम है। दूसरे प्राइम मिनिस्टर के घर में लोगों ने आग लगा दी, राष्ट्रपति को मुल्क छोड़ के सदर को भागना पड़ा, और सभी लोगों ने, बौद्ध, सिन्हालीज, तमिल और मुसलमानों मिल के उनके खिलाफ कार्रवाई की। यही लोग उनको वोट देते थे। लेकिन जब लोगों को लगता है कि अब हमारे घर की रोजी रोटी चली जा रही है, हम महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है, तो सब मिलके जो वोट देते हैं वही सब मिलके उनको भगाने पर मजबूर हो गए। तो आपको लगता है कि श्रीलंका वाली हालत हिंदुस्तान में भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सबक लेना चाहिए। हमारे पड़ोस के घर में कुछ जो होता है, अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो हम उससे मुतासिर होते हैं। हमारे पड़ोस के मोहल्ले में कुछ होता है तो हम उससे मुतासिर होते हैं। हमारे सूबे के बगल में दूसरे सूबे में होता है तो हम उससे होते हैं। दुनिया की बरादरी में, दूसरे ममालिक में जो होता है, उससे भी हमको सबक लेनी चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूँ आज बार बार, आप अखबार देखिए आज के हिंदुस्तान के, और 4 साल पहले का, 3 साल पहले का लंका के अखबार देख लीजिए। वही हिजाब बंद है, वही मंदिरों में घंटा बजाने से आवाज़ आती है ज़ोर से, वही क्या कहते हैं, अज़ान नहीं दीजिए। यानी जो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रहा है। वहाँ चूँकि 11% वहाँ हिंदू समाज है, तो वहाँ हिंदू समाज के खिलाफ भी हो रहा था, और 10% मुस्लिम समाज है उनके खिलाफ भी हो रहा था। इसलिए यकीनी मैं तकरीरों में अपने कह के आया हूँ कि लंका के मामले से हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार आटा से लेकर चावल तक में जीएसटी लग गया। देखिए, किसी ने लिखा है कि मोदी जी की मेहरबानी है, मोदी जी जिंदाबाद, कि अभी तक सांस लेने पर उन्होंने जीएसटी नहीं लगाई है। किस दिन सरकार को इतने अफसोस की बात है कि ट्रेन में, आज से नहीं, शुरू से हम लोगों के ज़माने में कोई भी सरकार आई, कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे 60 से ज़्यादा के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको सहारे की, मदद की ज़रूरत होती है, सरकार की मदद देती है। ओल्ड एज पेंशन की बात हो रही है और हुई है, लोगों ने दी। उनका रेलवे का जो किराया कम लगता था, वो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। कोई समाज का ये नहीं बचा। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई, और यूनिवर्सिटीज़ का बजट कम कर दिया मोदी जी ने। पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई, और जो यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन पे जो खर्च था, उसको कम कर दिया। समाज के हर एक तरह से जो क्लास है, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो अग्निवीर, सिर्फ पेंशन नहीं देने की वजह कर, कि पेंशन नहीं देना पड़े, सेना की जो परमानेंट नौकरी थी फौज की, हमारे ख्वाब देखा करते थे लोग कि हम सेना में जाएंगे, फौज में जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए जीने मरने की कसम खाते थे, वो 4 साल का कर दिया। वो किसी ने बहुत सही कहा कि भरी जवानी में हमारे नौजवानों को भूतपूर्व करने की ये मोदी जी की अभूतपूर्व योजना है। अभी इन दिनों जिस तरीके से फुलवारी शरीफ का मामला हुआ, पीएफआई को लेकर बहुत यहाँ के कई मुसलमानों को भी उठाया गया और मुल्क के दीगर हिस्सों से उठाया गया, क्या ये मतलब कि सिर्फ एक तबका के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, या ऐसा कुछ मामला हो सकता है? देखिए, ये तो इंडिविजुअल जो केसेस हैं उनके बारे में जो मुकामी पुलिस के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो बताए। हम लोगों का बहुत स्पष्ट है कि जिसने भी गलत काम की है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बेकसूरों को, अब देखिए क्या होता है, गुजरात के कई वाक़यात आ रहे हैं, दिल्ली के कई वाक़यात आए हैं कि 6 महीना, 7 महीना, साल भर आप जेल में रहे, 5 साल जेल में रहे, और उसके बाद कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके उस 5 साल को कौन वापस करेगा? गुजरात में तो एक आदमी 19 साल पर, एक आदमी नहीं, कई लोगों का मामला हुआ है कि 19 साल पर निकले हैं, उनके खिलाफ कोई। तो ऐसे लोगों को, हम लोगों की भी मांग है कि जो बेकसूर को फंसाता है, अगर कोर्ट से वो बेकसूर साबित होता है और किसी पुलिस ने उसको फंसाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने फंसाया है, तो सरकार को और कोर्ट को, स्पेशली जो हमारी अदलिया है, उनको सख्त से सख्त करना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए इस मुल्क में कि किसी को बेवजह फंसाने पर अगर कोई आप सबूत नहीं दे पाए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अदलिया को करना पड़ेगा, नहीं तो पानी सर से आगे बढ़ जाएगा। पीएफआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर बैन लगने की मांग हो रही है। देखिए, उनके खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात होगी। ये बहुत दिनों से
चल रहा है। तो जाहिर है कि अगर किसी के खिलाफ गैर कानूनी काम करने का अगर सरकार के पास सबूत है, मैंने वही कहा कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो आप लीजिए, उसको कोई नहीं, लेकिन बेकसूर लोगों को, किसी को मजहब की वजह से, किसी को और दूसरी वजह से आप तंग कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर जुबैर साहब के साथ कोई नहीं, कोई जो कहता है लोग ना कि मुदाले भाग रहा है, जुबैर साहब के मामले में मुद्दई ही फरार है। पता नहीं है, एक ट्वीट पर एक फॉलोअर था, वो भी बाद में वो अबेंडन करके भाग गया। पता नहीं चल रहा है पुलिस को कि वो मुद्दई कौन था। और जुबैर ने जो ट्वीट किया था वो 39 साल पहले फिल्म बनी थी, उसके एक सीन को ये किया था, वो भी ट्वीट किया था 2018 में। कहा आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। फिल्म चली 39 साल पहले तो धार्मिक उन्माद नहीं था। 4 साल पहले 2018 में जुबैर साहब ने ट्वीट किया था, वो उस वक्त धार्मिक उन्माद नहीं था। इसलिए कि भाजपा नफरत फैलाती है और जुबैर साहब उस नफरत को, सच्चाई लोगों के सामने लाके उस नफरत फैलाने वाले को एक्सपोज कर रहे थे। तो चूंकि बीजेपी को और मोदी सरकार को देश में भाइयों भाई भाई में नफरत फैलने से फायदा होता है, इसीलिए उसको ये करते। इसीलिए मैंने हमसे कहा, आपने पीएफआई के बारे में पूछा, अगर सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत है किसी के, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो कार्रवाई हो, लेकिन निशाना बना कर कि किसी को मजहब की वजह से, किसी को जात की वजह से, किसी को सियासी मुखालफत की वजह से आप निशाना बनाइएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब, जिन्होंने मौजूदा सुलगते मसाइल पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी।